हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों ये है हमारा मॉक टेस्ट नंबर 10 दिल्ली पुलिस स्पेशल महा मॉक टेस्ट। दोस्तों तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन लिए हैं हमने अलग अलग सब्जेक्ट में। तो आपसे इतनी उम्मीद है कि आप वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, ठीक है। ना केवल आपकी प्रैक्टिस, आपकी मैच्योरिटी बढ़ रही है और आपको क्वेश्चन का लेवल भी यहाँ पे पता लग रहा है कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप इस मॉक टेस्ट को पूरा अटेम्प्ट करेंगे, पूरी वीडियो को देखेंगे, हमारे साथ बने रहेंगे दोस्तों। तो आगे जाने से पहले इतना कहना चाहूंगा, वीडियो को अभी से लाइक कीजिए, शेयर करके आइए एक बार, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो, इसी प्रकार के धमाकेदार मॉक टेस्ट के लिए दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट। तो आज हम ले रहे हैं सबसे पहले रीजनिंग को। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। यह क्वेश्चन है सिलोग्जम से, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से, कथन और निष्कर्ष। तो कथन आपको दे रखा है कि कोई भी आदमी है वो बुद्धिमान नहीं है दोस्तों। तो हम यहां पे डायग्राम बनाएंगे कि भी कोई भी जो आदमी है, कोई भी आदमी क्या नहीं है दोस्तों, बुद्धिमान नहीं है। किसी भी आदमी का संबंध है वो बुद्धिमानी से नहीं है दोस्तों। तो बीच में क्रॉस का निशान आएगा। अच्छा जी, अगला है सभी औरतें बुद्धिमान है। सारी की सारी औरतें क्या है दोस्तों, बुद्धिमान है। तो औरतें जाहिर सी बात है बुद्धिमान के अंदर आएंगी, ठीक है। अब एक बात बताइए, जब बुद्धिमानी का ही संबंध आदमी से नहीं है तो क्या औरत का संबंध होगा बुद्धिमान आदमी से? नहीं होगा। जबकि सारी की सारी औरतें हैं वो बुद्धिमान हैं, सभी बुद्धिमानी चीजें औरतें नहीं है। आपको पता है इस प्रकार का जब डायग्राम बनता है, जब सभी ए क्या हो जाते हैं, बी हो जाते हैं, तो अंदर से बाहर हम ऑल पढ़ सकते हैं या सम पढ़ सकते हैं, लेकिन बाहर से अंदर केवल हम सम पढ़ सकते हैं, वो भी पॉजिटिव दोस्तों, ठीक है। तो देखिए पहला कंक्लूजन है कोई भी आदमी औरत नहीं है। तो कोई भी आदमी औरत नहीं है, यह बात बिल्कुल सही है। नंबर 2, कोई भी औरत आदमी नहीं है, यह भी बात क्या है, सही है। तो दोनों ही निष्कर्ष यहां पे क्या है, सही है, ठीक है। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों निष्कर्ष यहां पे निकल रहे हैं, क्योंकि ना तो कोई आदमी औरत है और ना ही कोई औरत आदमी है दोस्तों, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि किसी स्टोर में 5 पुस्तकों ए बी सी डी ई की कीमत क्या है, अलग अलग है। सी का मूल्य कितना है, 100 रुपए है। सी है उसका प्राइस कितना है, 100 रुपए। अब आगे देखिए, ए है वो सी से सस्ती है और बी से महंगी है। ए जो है वो सी से तो सस्ती है और बी से क्या है दोस्तों, महंगी है। तो बी से ऊपर आएगी और सी से नीचे आएगी। अच्छा जी, ई सी से महंगी है। ए जो है ना, ये सी से भी महंगी है। ये जो ई है ये सी से महंगी है, लेकिन डी से सस्ती है। तो डी यहां पे आएगा दोस्तों, डी से सस्ती है। तो बताइए सबसे महंगा उत्पाद कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं सबसे महंगा क्या जाएगा, यहां पे डी आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कह रहा है ये रिलेशन का क्वेश्चन है, डायग्राम बनाते हैं। ए बी का भाई है। ए भाई है किसका दोस्तों, बी का। तो भाई है तो मेल पर्सन, वर्ग का निशान, लेकिन बी के बारे में कंफर्म नहीं है मेल है फीमेल, तो अपनी तरफ से कोई भी डायग्राम इसको नहीं देंगे। सी एक की मां है। सी मां है किसकी दोस्तों, एक की। तो जाहिर सी बात है सी मां किसकी भी होगी, बी की भी मां होगी, ठीक है। डी सी का पिता है। डी है वो पिता है किसका दोस्तों, सी का। एक बात बताइए, जो ए है वो डी का क्या लगता है? तो जो ए है ना दोस्तों, डी की पुत्री का पुत्र है, और पुत्री का पुत्र क्या लगता है, दोहिता, जिसे हम नाती और नतिन भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। नीज, नेफियन नीज, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है। ई है बी का पुत्र। ई बी का पुत्र है। ई पुत्र है किसका दोस्तों, बी का, ठीक है। तो बताइए ए से डी का क्या संबंध है? ए से डी का, यानी डी है वो ए का क्या लगता है दोस्तों, मां का पिता है, तो क्या लगेगा, नाना, ठीक है। ऑप्शन सी इस सवाल का आंसर आ जाएगा। अरे मेरी मां का जो पिता है वो मेरा नाना ही तो लगता है, आपकी मां का पिता क्या लगेगा, नाना लगेगा। तो डी और ए में क्या संबंध है, ए है वो, जो डी है वो ए का क्या है, नाना है। अगला सवाल देखिए। अशोक मदुरई का टिकट बुक कराना चाहता था। वह चलना शुरू करता है और बुकिंग ऑफिस तक जो उसके घर के पूर्व में है। मान लीजिए यहां से उसने चलना स्टार्ट किया, भाई ये है उसका घर, यहां से चलना स्टार्ट किया, पूर्व की ओर गया कितना दोस्तों, 5 किलोमीटर गया भी ऑफिस की तरफ। यहां पूछा वो ऑफिस में, लेकिन ऑफिस नहीं पूछा है दोस्तों व्यू, ठीक है। यहां से वो 5 किलोमीटर पूर्व में गया है, ठीक है।
वहां से वह 3 किलोमीटर चलकर बाजार की तरफ उत्तर की ओर मुड़ जाता है। यहां से चलता उत्तर की ओर 3 किलोमीटर भाई, ठीक है। वहां से अपने मित्र संदीप के घर की ओर जा रहा है जो बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर, तो इधर जाता है वो और 5 किलोमीटर यहां पे आता है। अभी वो यहां पे है दोस्तों। सवाल क्या है, अब उसे अपने घर लौटना है, उसे अपने घर तक पहुंचने में कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा? तो उसे घर तक पहुंचने में ये दूरी तय करनी पड़ेगी, कितनी है दोस्तों? 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर की दूरी से तय करनी पड़ेगी मात्र। ऑप्शन बी इस सवाल का आंसर आ जाएगा। सवाल की लैंग्वेज देखिए कितनी बड़ी दे रखी है और है कितना मासूम सा सवाल है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि उस शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए अक्षरों से बन सकता है। केवल एक शब्द बन सकता है, वही आपको बताना है। ऊपर दे रखा है इमीडिएटली, और ये पहला ऑप्शन है डायमीटर, तो आर तो है ही नहीं, ये नहीं बन सकता। डिस्केट, डिक्टेट, तो क्या डिक्टेट बन सकता है दोस्तों? नहीं, क्योंकि इमीडिएटली में कहीं भी सी का प्रयोग नहीं हुआ है। इसी प्रकार ऑप्शन डी डायलेक्ट में भी सी का प्रयोग हुआ है। तो केवल ऑप्शन बी यहां, ऑप्शन सी यहां से बन सकता है लिमिटेड। यह शब्द यहां से बन सकता है दोस्तों। अगला सवाल इसी का विपरीत है कि कौन सा शब्द नहीं बन सकता। एडमिनिस्ट्रेशन है तो सटेशन, क्या सटेशन बन सकता है दोस्तों? नहीं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ बन सकता है दोस्तों, STATI और बन सकता है। ट्रेडिशन बन सकता है। मिनिस्टर बन सकता है दोस्तों? मिनिस्टर नहीं दोस्तों। तो ऑप्शन सी मिनिस्टर। क्यों नहीं बन सकता? एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं भी ई का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि यहां पे ई का प्रयोग है, तो यही शब्द यहां से नहीं बन सकता। अगला सवाल, अगला सवाल क्या दे रखा है दोस्तों? 3 5 6 3 है, अंदर 39 लिखा हुआ है। 4 7 5 4 है, फिर 51 है, 3 5 5 4 है, और आपसे क्वेश्चन मार्क यहां पे पूछा गया दोस्तों। तो इसकी जो मोटे तौर पर थ्योरी है वो ये है कि 39 जो है बाहर वाली 4 संख्याओं के कैलकुलेशन से बना होगा किसी ना किसी प्रकार से। वो आप देखिए कैसे है। तो अगर मैं यहां पे देखो इधर दे रखा है, एक सवाल मैं लिख लेता हूं यहां पे थोड़ा समझाने के लिए। यहां पे है 3 6 5 और 3 दोस्तों। अगर मैं इनको गुणा करूं 6 3 18 और 5 3 15, तो ये बनता है 33। तो 33 तो हमारा आंसर है नहीं, तो हमने ऐसे गुणा किया है। अब जरा ऐसे करके देख लेते हैं क्रॉस में। तो 6 का गुणा 5 में करेंगे, 6 का गुणा 5 में करें, प्लस में 3 का गुणा 3 से करें, तो आएगा 30 प्लस में 9 बराबर कितना दोस्तों? 39। और अंदर लिखा पे कितना है? 39। इसी प्रकार दूसरे में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 7 गुणा में 5 35 प्लस में 4 गुणा में 4, यानी 35 प्लस में 16 बराबर कितना आएगा दोस्तों? 51। इसी प्रकार जो तीसरा दे रखा है 5 गुणा में 5 करेंगे, प्लस में 3 गुणा में 4 करेंगे, यानी 25 प्लस में 12, तो कितना आएगा? 37। इस साल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला सवाल भी यहीं देख लेते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, चलो। तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, लाइक नहीं करते हो तुम। देखिए यहां पे 13 19 4 है, फिर 71 9 10 है, फिर 128 32 और क्वेश्चन मार्क आपसे पूछा है। तो देखिए एक लिख लेता हूं मैं। यहां पे है 13 19 और 4। तो भाई 13 19 से 4 कैसे बन सकता है? ना तो ये मल्टीपल है, 13 ना तो मल्टीपल है, ना ही 19 4 का मल्टीपल है, तो जाहिर सी बात है इनसे ही बना होगा। तो 19 में से 13 घटाएंगे 6 बचेगा, तो 6 से 4 नहीं बन सकता, ठीक है। यहां से 3 और 1 4, 9 और 1 10, 10 और 4 14 होते हैं, 14 से 4 नहीं बन सकता। अच्छा दोस्तों, 3 1 कम 3, 9 1 कम 9, 9 और 3 12, 12 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन अगले वाले में 7 1 7 9, 16 को नहीं, वहां नहीं बनेगा। तो एक्चुअल में यहां पे जो कंसेप्ट है वो ये है दोस्तों कि आप इन दोनों को जोड़िए। 19 प्लस में 13 कितना आएगा? 32। 32 में कितने का भाग दें कि 4 आ जाएगा? तो आप कहेंगे सर 8 का भाग दीजिए। इसी प्रकार जो दूसरी संख्या 71 प्लस में 9, इसको भी 8 से भाग दीजिए, क्या 10 आएगा? तो 71 9 होता है 80 बटे 8 बराबर कितना आएगा? 10। तो सेटिस्फाई हो रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 128 प्लस में 32 बटे 8 आपको करना है। तो 32 और 8 40 20 60, 160 बटे 8 कितना आएगा दोस्तों? 20। तो सवाल का जो आंसर आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल तो बहुत आसान है, ठीक है, दिमाग लगाइए जरा। क्या आएगा बताइए आंसर? देखो
मैं इसको थोड़ा सा बना देता हूं, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। 9 है, 12, 18 क्वेश्चन मार्क और 54 और यहां पे 102। 9 से 12 में कितने का अंतर है दोस्तों? 3 का, +3 कर सकता हूं। 12 से 18 कितना है? +6 है। अच्छा दोस्तों, 54 से 102 में कितने का अंतर है? 12 में 4 गई 8 और 9 में 5 गई 4, 48 का अंतर है। ठीक है, तो एक बात यहां पे समझ में आती है कि 3 से 6 हुआ है, पिछले का डबल है, तो अगर 6 से 12 करते हैं तो 18 12 कितना होना चाहिए? 30 होना चाहिए। तो 30 से आगे यहां पे 24 होना चाहिए, क्योंकि 3 से डबल हुआ 6 से डबल हुआ 12 से डबल हुआ 24 से डबल हुआ 48। तो हम देखते हैं 18 12 कितना? 30, और 30 प्लस में 24 बराबर कितना होता है? 54 होता है। यानी आंसर इसका कितना आएगा? 30 आएगा। तो सवाल का आंसर कितना आएगा? ऑप्शन सी 30। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहां पे बहुत ही आसान सवाल है, ये भी जरा दिमाग लगाएंगे तो आ जाएगा। 8 13 10 7 12 9 10 15 क्वेश्चन मार्क और 12 17 और 14 दोस्तों। ठीक है, अब जरा जोड़ देखिए, 8 7 15, 12 और 10 22, जोड़ तो बराबर नहीं है। अच्छा, 10 और 8 18, 12 7 19, एक कम है, तो 15 12 13 28, 17 12 29। ये देखो 18 आता है, ये 19 आता है, ये आपका 28 है, ये 29 है। तो भाई 14 और 9 23, तो जाहिर सी बात है इनका 22 होना चाहिए। तो यहां पे 12 आंसर आना चाहिए। क्या 12 ऑप्शन में है? 12 ऑप्शन में तो है। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर क्या आएगा? 12 ही आएगा। कैसे? एक और लॉजिक यहां पे लग रहा है। देखो 8 से 13 हुआ है, कितना प्लस है? 5। 13 से फिर 10 हो गया, कितना माइनस है? 3। अगले में देख लीजिए, 7 से 12 +5 और 12 से फिर 9 हो गया -3, +5 -3 +5 -3। इसमें 12 से 17 हुआ +5 और 17 से 14 हुआ -3। तो यहां भी +5 था तो -3 करेंगे तो क्या आएगा? 12 ही इस सवाल का आंसर आएगा। एक सवाल में एक से ज्यादा भी लॉजिक आप लगा सकते हो, अगर आपके अंदर कैपेसिटी है तो। आपने प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर रखी होगी तो अपने आप एक से ज्यादा लॉजिक यहां पे लगा रहे होंगे और आंसर एक ही आएगा, 12 दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली आकृति यहां पे है नॉन वर्बल रीजनिंग से। तो पहली आकृति को अगर ध्यान से देखा जाए तो भाई ट्राइंगल है, उसके अंदर एक बिंदु है। ठीक है दोस्तों, पहली आकृति में क्या है? ट्राइंगल था। ट्राइंगल चलो सीधा नहीं बना, कोई बात नहीं, मैं बना देता हूं। ये ट्राइंगल था, एक बिंदु था। फिर दूसरे में क्या हुआ? ये ट्राइंगल था, एक बिंदु हुआ और एक और सर्कल हो गया इसके अंदर। ठीक है, यानी यहां पे ये लाइन है वो घट चुकी है। तीसरी में क्या हुआ? यहां पे एक लाइन बची और 1 2 और 3। तो चौथी में आपको बताइए, ये लाइन भी हट जाएगी और ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 और 4। ये इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन सी दोस्तों। अगला सवाल देखिए क्या हो रहा है। अगर पहली आकृति को हम ध्यान से देखें तो इस प्रकार से है दोस्तों, यहां पे ऐसे है, ये ऐसे है और ये ऐसे है। दूसरी आकृति में क्या हो? इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, तो ये तो ऐसे हो गया, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये तो बाहर की तरफ हो गए और ये सेम टू सेम रहा, यही तो है। तीसरी आकृति में फिर से क्या हुआ? इन्होंने 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फिर से टर्न लिया। अब ये तो सेम था, ये फिर वापस अंदर की तरफ हो गए। आ रही बात समझ में? तो नंबर 4 में क्या होगा? ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे आ जाएंगे, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न करेंगे। अब देखो ये अंदर की तरफ है तो ये तो सेम रहेगा, लेकिन ये क्या हो जाएंगे? बाहर की तरफ हो जाएंगे। और ऐसा दिया गया है ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इस सवाल का क्या होगा? परम सत्य आंसर होगा, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कह रहा है कि यहां पे रिपीटेड सीरीज है तो लिख लेते हैं पहले m स्पेस n m स्पेस n, ठीक है, और -an स्पेस a स्पेस m a स्पेस। तो लेटर गिने कितने हैं? 4 8 12 और 3 15। तो लेटर अगर 15 है तो पहले आप 3-3 की ग्रुपिंग कीजिए। अगर 3 से सेटिस्फाई नहीं होगा तो फिर हम 5-5 की ग्रुपिंग करेंगे। तो 3-3 की करते हैं, यहां से 1 2 3 4 और 5, ये 5 ग्रुपिंग हो गई। अब आप कंपेयर कीजिए, ठीक है। तो कंपेयर अगर यहां पे करते हैं तो पहला लेटर यहां भी m है, यहां भी m है, यहां भी m है।
ठीक है दोस्तों, यानी पहले दूसरे में समान है। अगर ये पहले और तीसरे में समान होता ना तो हो सकता था कि हेट्रोजीनियस का क्वेश्चन हो सकता था, दो अलग अलग वर्ड अल्टरनेटिव चल रहे होते, लेकिन यहां पे क्रमशः एम है वो पहले स्थान पे आता है। अच्छा दोस्तों, एन यहां भी तीसरे स्थान पे है, यहां भी तीसरे स्थान पे है, यहां भी तीसरे स्थान पे एन है, तो जाहिर सी बात है एम के बाद यहां पे क्या है, ए है, तो यहां भी क्या आएगा, ए आएगा। यहां भी एम और एन के बीच में स्पेस है तो यहां पे क्या आएगा, ए आएगा। देखो एम ए एन, एम ए एन, तो ए एन से पहले क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, एम ए एन, यहां पे एम ए एन और यहां पे एम और एन दोस्तों। तो यहां पे रिपीट जो शब्द हो रहा है वो है एम ए एन, ये शब्द बार बार रिपीट हो रहा है, मैन मैन मैन, ठीक है दोस्तों। लेकिन आपने फिल किया है ए एम एम एन एन, ये इस सवाल का आएगा आंसर, डबल ए डबल एम डबल एन, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। अब अगले जो शब्द है यहां पे आपको विषम बताना है, क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन है 6, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में अगर पहला सवाल देखा जाए तो क्या दे रखा है दोस्तों, टेलीफोन, टैप रिकॉर्डर, ट्रांजिस्टर और टेलीस्कोप। तो आप सभी जानते हैं टेलीफोन से हम कॉल रिसीव करते हैं, टैप रिकॉर्डर से हम वीडियो ऑडियो सुनते हैं, ट्रांजिस्टर है रेडियो होता है उससे भी हम ऑडियो सुनते हैं। यानी टेलीफोन, टैप रिकॉर्डर और ट्रांजिस्टर से आवाज आती है, साउंड का हम प्रयोग करते हैं, साउंड हमारे लिए आती है दोस्तों। लेकिन टेलीस्कोप में आवाज नहीं आती, तो यहां पे आंसर आएगा ऑप्शन डी, टेलीस्कोप। आंसर क्या आएगा दोस्तों इसका, टेलीस्कोप, ऑप्शन डी। अच्छा जी, अगला है सरेस, तेल, लेई और सीमेंट। तो दोस्तों सरेस क्या होता है, एक प्रकार से जोड़ने का काम आता है, जैसे फेविकोल होता है वैसे सरेस होता है। लेई पोस्टर चिपकाते हैं ना, चिपकाने का काम पोस्टर आता है। और सीमेंट भी क्या करती है, दीवार को चिपकाती है। लेकिन तेल है वो चिपकाने का काम नहीं करता है, तो ऑप्शन बी इस सवाल का आंसर होगा तेल। यहां पे अलग क्या होगा, तेल होगा दोस्तों। अगला, तो अगले में यहां पे लिख लेते हैं जरा, एक्स जेड यू एस, ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन बी में क्या दे रखा है दोस्तों, थोड़ा सा मैं इधर लिख लेता हूं ताकि आपको दिखे। ऑप्शन ए है एक्स जेड यू एस, ऑप्शन बी है ओ क्यू एल जे, ऑप्शन सी है एच जे एफ ई और ऑप्शन डी है एफ एच सी ए। तो जरा ध्यान से देखें, तो ये 24 है और ये 26 है, 24 और 2 26 प्लस 2 है। अच्छा 26 से 21 हुआ कितना, -5, 21 से 19 हुआ -2। यहां पे 15 से 17 हुआ +2, 17 से 12 -5, 10 से यानी -2, -2 +2 -5 -2 +2 -5 -2। यहां पे 8 से 10 हुआ +2, 10 से 5 -5 और -2। यहां पे देखें 6 से 8 हुआ +2, 8 से 5 हुआ -5 और 3 से 1 हुआ -2, ठीक है। 6 से 10 हुआ, ये +4 है दोस्तों, यहां पे -4 है, ठीक है। 6 में से 10 में 4 घटाएंगे तो 6 आएगा। तो हम देख पा रहे हैं -2, 2 5 2 है, इसमें अलग है, तो यही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला सवाल भी ऐसा ही है कुछ, तो इसके ऑप्शन देखते हैं, KNPS, ऑप्शन बी है RUWZ, ठीक है, और सी है MPRU और ऑप्शन डी है PRSU। दोस्तों मैं क्या देख रहा हूं कि बच्चे हैं ना क्लास को छोड़ के चले जाते हैं जब रीजनिंग हम समझाते हैं बीच में। भाई हमारा काम है सवाल को समझाना, सारे तो बच्चे ऐसे नहीं है जिसको हर चीज समझ में आती है, ठीक है। अगर ऐसा होता तो कोई बेरोजगार नहीं होता। 28 लाख कैंडिडेटों ने फॉर्म भरा है तो सारे के सारे बेरोजगार हैं। अगर वो कहीं इतने इंटेलिजेंट होते कि सवाल को देखते हुए सोल्व कर देते हैं तो मेरे ख्याल से तो हर बच्चा आजकल सरकारी नौकरी में होता, ठीक है। मेरिट फिर भी 70-75 पे रह जाती है। अगर आप इतने टैलेंटेड हो तो आपके तो 100 में से 100 आने चाहिए, आपको तैयारी करनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या देख रहा हूं, बच्चे बार बार जैसे हम क्लास समझाना स्टार्ट करते हैं सवाल को छोड़ के चले जाते हैं, अपना आंसर देते हैं ABC, सही है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जैसे टीचर समझा रहे क्लास को छोड़ के चले जाते हैं। और ये सबसे खराब आदत है, यही चीज जो आपको दोस्तों भुगतनी पड़ेगी आगे,
ठीक है, हमारा काम है आपका इससे मैच्योरिटी बढ़ती है। अगर इस प्रकार का सवाल भविष्य में फिर आएगा तो आप तुरंत इस सवाल को क्लिक करेंगे कि सवाल को करने का तरीका क्या है। बात आ रही समझ में? तो यहां पे थोड़ी सी धैर्य का, स्टूडेंट तो स्टूडेंट की तरह रहो, अपने आप को जीनियस मत समझो। बात आ रही समझ में? स्टूडेंट का काम है ज्यादा से ज्यादा लर्न करना, ज्यादा से ज्यादा गहन करना। जितना ज्यादा सीख के जाओगे एग्जाम में उतना ही ज्यादा परफॉर्म करके आओगे दोस्तों। बात आ रही समझ में? सवाल है वो इजी या हार्ड नहीं होता, सवाल आपके अकॉर्डिंग हम चयन करते हैं, यानी खुद चयन करते हैं। कोई सवाल मुझे आता है तो बोला ये तो बहुत आसान है, नहीं आता है तो वो बहुत हार्ड। जैसे पिछले मॉक टेस्ट में हमने क्या किया था, आपके बहुत ज्यादा कमेंट आए, सर क्वेश्चन बहुत हार्ड है, क्वेश्चन बहुत हार्ड है। और उससे पहले मॉक टेस्ट करें, सर ये क्वेश्चन है तो 10वीं क्लास के क्वेश्चन है। तो जो क्वेश्चन आपको आ जाता है वो तुम्हें 10वीं क्लास का लगता है, जो तुम्हें नहीं आता वो तुम्हें सीजीएल लेवल का लगता है। ठीक है, तो ये जो दोहरी बातें हैं ना, ये मत किया करो। स्टूडेंट तो स्टूडेंट की तरह रहा करो। क्लास में जुड़े हो तो क्लास को आखिरी तक अंत करके फिर आपको जाना चाहिए यहां से। बात नहीं समझ में? और अकेला हमारे साथ नहीं, हर जगह ऐसा हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसा मत करो, क्लास को पूरा देख के जाओ। इससे आपकी मैच्योरिटी बढ़ती है कि भविष्य में ऐसा सवाल आ भी जाता है तो आप कैसे सोल्व कर सकते हो जल्दी से जल्दी। ठीक है, अब यहां पे ये तो चेक करोगे नहीं कि भाई तीन शब्द हैं तो वावल से बने हैं कॉन्सोनेंट से। आपको पता है यहां पे तो मैथमेटिकल कोई कैलकुलेशन हुई है। देखो 11 से 14 हुआ +3 है, 14 से 16 +2 और 16 से 19 +3, 3 2 3। यहां पे देखे 3 +2 +3, यहां पे देखे 16 से 18 +2, तो ये अलग आ जाएगा 3 2 3 3 2 3। ठीक है दोस्तों, तो अलग क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। अच्छा, अगला सवाल यहां पे देखें तो पहला ऑप्शन दे रखा है 26 62। तो आपको पता है 26 के लेटरों को अपोजिट कर दें तो 62 बन जाएगा। इसी प्रकार 36 के लेटर्स को इंटरचेंज कर दें तो 63 बन जाएगा। इसी प्रकार 46 के अपोजिट लेटर को मतलब इंटरचेंज कर दे तो 64 बन जाएगा। लेकिन 56 के लेटर को अपोजिट करने से क्या आपका 18 बनेगा? नहीं। तो यही सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही अलग है। अगला देखिए, ऑप्शन ए है 69 58, ऑप्शन बी है 7948, ऑप्शन सी है 6895 और ऑप्शन डी है 9783। ठीक है, अब कई बच्चे क्या करेंगे, यहां पे स्क्वायर देखेंगे, कोई संख्या स्क्वायर तो नहीं है, कोई क्यूब तो नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। अच्छा, कई बच्चे क्या लॉजिक लगाएंगे, 6 से 5 9 से 8, लेकिन कहीं ऐसा और है नहीं है। ठीक है दोस्तों, अच्छा ये 69 है, ये 58 है, ये 68 है, ये 95 है, तो कम बत्ती का भी यहां पे कोई लॉजिक नहीं। 97 से 83 है ये। ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो फिर कैसे करेंगे इस सवाल को? क्या भाजकता का नियम यहां पे अप्लाई करेंगे? नहीं, इतनी बड़ी संख्या में भाजकता का नियम का लेना देना ही नहीं है। तो एक काम कीजिए, संख्या के अंकों का योग देख लीजिए। तो देखिए 9 6 15 5 20 और 8 28, यहां पे अंकों का योग कितना है? 28 है। यहां पे 8 4 12 9 21 और 7 28, यहां पे अंकों का योग 28 है। यहां पे 9 और 5 14 6 20 और 8 28, यहां भी अंकों का योग कितना है? 28 है। ए बी सी तीनों संख्याओं का जो अंकों का योग है वो 28 है। यहां पे देखें 9 और 7 16, 3 19 और 8 27, यहां पे अंकों का योग कितना है? 27 है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में क्या करना है आपको, सार्थक क्रम यहां पे दर्शाना है दोस्तों। क्या दे रखा है? पुस्तक, शब्द, अक्षर, वाक्य, अध्याय और पृष्ठ। तो आप सभी जानते हैं सबसे जो छोटी इकाई होती है वो होती है लेटर, यानी आपका अक्षर। सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों? अक्षर आएगा। अक्षर के बाद क्या आएगा दोस्तों? अक्षर से बनता है शब्द, शब्द से क्या बनता है दोस्तों? वाक्य। ठीक है, वाक्य से होता है दोस्तों किसी अध्याय का आविष्कार। तो यहां तक हम चेक कर लेते हैं। अक्षर आएगा आपका, सबसे पहले 3 आएगा, फिर आपका 2 आएगा, फिर 4, फिर 5, 3 2 4 5, 3 2 4 5। ऑप्शन सी इस सवाल का आंसर आ जाएगा। सबसे लास्ट में 6 आ जाएगा, यानी पृष्ठ होगा और पृष्ठ के बाद पुस्तक का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी। अगला सवाल देखिए, परिवीक्षा, साक्षात्कार, चयन, नियुक्ति, विज्ञापन और आवेदन पत्र, यानी किसी भर्ती प्रक्रिया को दर्शाया गया है दोस्तों। तो सबसे पहले किसी भी भर्ती का क्या आता है? नोटिस आता है। नोटिस का मतलब क्या है दोस्तों? विज्ञापन। सबसे पहले क्या आएगा? विज्ञापन आएगा, यानी 5 नंबर सबसे पहले प्रक्रिया यहां पे होगी। विज्ञापन आने के बाद हम आवेदन पत्र करेंगे, यानी फॉर्म अप्लाई करेंगे, यानी ऑप्शन 6 आवेदन, यानी 6, 5 के बाद 6 आएगा। आवेदन के बाद क्या होगा दोस्तों? आपका साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। नंबर 2 साक्षात्कार, इंटरव्यू होगा, यानी 5 6 2।
इंटरव्यू जैसे पास करेंगे आपका चयन होगा दोस्तों। चयन का मतलब क्या है? 3। तो 5 6 2 3 केवल ऑप्शन सी में दे रखा है, तो यही आपका आंसर होगा। चयन की बात क्या होगी दोस्तों? आपकी नियुक्ति होगी। आप ड्यूटी ज्वाइन करेंगे और आपने इंटरव्यू पास कर लिया, एसएससी के लिए इंटरव्यू पास कर लिया, मेडिकल पास कर लिया, उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट आएगी ना, आपका चयन हो जाएगा। सिलेक्शन बोला, मेरा सिलेक्शन हो गया। जब सिलेक्शन के बाद ड्यूटी ज्वाइन करने आओगे तो नियुक्ति होगी वहां पे, और नियुक्ति के बाद आपको परिवीक्षा पर भेजा जाएगा, नहीं ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा। ये क्रम यहां पे बनता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। ग्रुपिंग करनी है और बताइए कौन सा ग्रुप में इस चीज को दर्शाया गया है दोस्तों। ठीक है, क्या कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या है दोस्तों यहां पे लॉजिक देखिए। नंबर 1 चतुर्भुज नजर आ रही है। नंबर 2 जो आकृति है वो सर्कल है, सर्कल के अंदर 4 डिवाइड कर रखे हैं। फिर नंबर 3 आकृति वो सर्कल है, सर्कल के अंदर ही डिजाइन कर रखा है। नंबर 4 जो आकृति वो ट्राइंगल है, ट्राइंगल से बना हुआ है दोस्तों। नंबर 5 है वो चतुर्भुज है दोस्तों, ट्राइंगल है। नंबर 6 सर्कल है, 7 चतुर्भुज है, 8 ट्राइंगल है, 9 ट्राइंगल है दोस्तों। तो यहां पे ग्रुपिंग अगर मैं करना चाहूं तो ऑप्शन ए के अनुसार 2 3 6 2 3 6 क्या समानता है क्या कुछ? तो आकृति 2 3 और 6 तीनों ही सर्कल से बनी हुई है, वर्त का प्रयोग हुआ है। अच्छा, ऑप्शन ए के अनुसार 1 5 7, तो 1 5 7 को हम ध्यान से देखें तो 1 5 और 7 तीनों ही आकृतियां चतुर्भुज का प्रयोग हुआ है इनमें। अच्छा जी, और 4 9 8 4 9 8 ये तीनों ही आकृतियां ट्राइंगल से मिलकर बनी हुई हैं। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं यही ग्रुप इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर होगा। अगला सवाल है यहां पे क्लास एनालॉजी से, सादृश्यता से। तो कह रहा है कि स्वाद है वो जीवा से संबंधित है। आपको पता है जीभ का प्रयोग हम स्वाद के लिए करते हैं, तो चलने के लिए किसका प्रयोग होगा दोस्तों? टांगों का। ऑप्शन सी आएगा, टांग। टांग का प्रयोग करते हैं चलने के लिए। दूसरा कह रहा है कि जिस प्रकार चिमनी से धुआं निकलता है उसी प्रकार बंदूक से क्या निकलेगा दोस्तों? गोली निकलेगी। ठीक है, ऑप्शन ए ही, बंदूक और गोली। और आखिरी क्वेश्चन है DCHG से हुआ है। DCHG का संबंध कह रहा है LKQP से है, तो वैसा ही संबंध आपको FEJI का बताना है किससे होगा। तो आप जानते हैं D है, ये L है, कितना जोड़ा भाई? 8 और 4 12, ये 3 है, ये 11 है, 8 और 3 11, 8 और 8 16 दोस्तों। ये 8 है, ये 17 है, प्लस 9 यहां पे, प्लस 9 प्लस 8 प्लस 9, तो F से 8 जोड़ेंगे, 8 से 14 पहला लेटर आएगा आपका N, 8 5 13 NM। देखिए ऑप्शन बी इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यह था हमारा रीजनिंग सेक्शन। आइए अब आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर सेक्शन की ओर। आइए दोस्तों कंप्यूटर सेक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं, तो लेते हैं पहला सवाल। तो दोस्तों पहला सवाल है, खालिस्तान एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोवर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। यानी इनमें से एक ऐसा जो है सिस्टम है जो एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसको हम MS वर्ड भी कहते हैं, ये एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम टाइपिंग करते हैं, कुछ लेटर्स लिखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर आएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दोस्तों। अगला सवाल है, कंट्रोल बटन्स की संख्या कितनी होती है? जो कंट्रोल बटन होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4 2 5 3। तो आप सभी जानते होंगे कंट्रोल बटन की जो संख्या होती है वो 3 होती है। ऑप्शन डी सवाल का आंसर आएगा। अगला सवाल है, इंसर्शन पॉइंटर को निम्न में से अन्य किस नाम से जाना जाता है? ठीक है दोस्तों, इंसर्शन टाइपिंग में कोई मिस्टेक नहीं है दोस्तों। इंसर्शन पॉइंटर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? माउस पॉइंटर, कर्सर, एंटी पॉइंट या सिलेक्शन टूल। तो दोस्तों पॉइंटर को हम कर्सर भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अगला सवाल है, MS एक्सेल क्या है दोस्तों? MS एक्सेल क्या है यह आपको बताना है। ऑप्शन ए है विंडो पर आधारित प्रोसेसर पैकेज, या माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, या डोस पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेट है,
पैकेज है या डोस पर आधारित प्रोसेसर पैकेज है? तो दोस्तों MS एक्सेल एक MS से ही नाम स्पष्ट है, माइक्रोसॉफ्ट का रिलेटेड है ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम, तो ऑप्शन बी इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है? तो दोस्तों विकेल्स, नाम मुझे नहीं पता है, विसिकैल क्या है ये, और मल्टीप्लान, लोटस 1 2 3, तो आप सभी जानते हैं ये तीनों ही स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होते हैं, तो ऑप्शन डी इस सवाल का आंसर आएगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 6 है, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट प्रोग्राम खालिस्तान है। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट प्रोग्राम दोस्तों विसिकैल है, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी सवाल का आंसर आएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ईमेल भेजना खालिस्तान के समान है। पत्र लिखने के, चित्र बनाना, फोन पर बात करना, उत्पाद भेजना दोस्तों। तो ईमेल एक प्रकार से पत्र लिखने के बराबर है, जैसे हम ऑफलाइन चिट्ठी भेजते थे वैसे ही ईमेल क्या है, एक लेटर होता है दोस्तों। ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नेटवर्कों के नेटवर्क को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों नेटवर्कों के नेटवर्क को ही इंटरनेट कहा जाता है, ऑप्शन डी सवाल का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट का पिता कहा जाता है। तो इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों? विंटकर्फ को। विंटकर्फ को इंटरनेट का पिता कहा जाता है, ऑप्शन बी सवाल का आंसर आएगा। विंटकर्फ इंटरनेट के पिता माने जाते हैं। और आखिरी क्वेश्चन है कंप्यूटर का, एक स्थानीय टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डिजिटल डेटा संचारित करके इंटरनेट का उपयोग निम्न प्रकार से प्रदान किया जाता है। एक स्थानीय टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर, टेलीफोन जो होता है ना उसके नेटवर्क के तारों पर डिजिटल डेटा संचारित करने, जैसे हम वाईफाई लगवाते हैं, तो एक प्रकार से क्या है दोस्तों, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होती है। वो क्या होती है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी सवाल का आंसर आएगा। तो आइए दोस्तों मैथ सेक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं, लेते हैं पहला सवाल। तो पहला सवाल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, कह रहा है कि ये जो भिन्न दे रखी है इनका आरोही क्रम आपको बताना है, यानी जो भिन्न सबसे छोटी है उसको सबसे पहले रखेंगे और उसी क्रम में बढ़ते क्रम में इनको अरेंज करना है दोस्तों। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस सवाल को सोल्व करने के दो तरीके हैं। या तो आप दो दो भिन्न को कंपेयर कर लो, या फिर आप सभी को एक साथ सोल्व कर दो। तो सभी को एक साथ सोल्व करने का मतलब क्या है कि सबको 100 से गुणा कर दो, सबसे आसान जो तरीका है। जैसे 4/5 है ना दोस्तों, तो 4/5 को 100 से गुणा कर दो। इसी प्रकार जो दूसरी है 7/8, इसको भी 100 से गुणा कर दो। तीसरी है 6/7, इसको भी 100 से गुणा कर दो। ठीक है, 5/6 है, इसको भी 100 से गुणा कर दो। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों किया? तो ये हो जाएगा 400/5, ये हो जाएगा 700/8, ये हो जाएगा 600/7, ये हो जाएगा 500/6 दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर संख्या है ना इनको नीचे से लगभग काटेंगे, यानी जहां पे पूरी कट रही काट दीजिए। अगर कोई संख्या पॉइंटों में जा रही है तो हमें पॉइंटों में नहीं जाना, हमें जहां तक पूरा पूरा कटता है वहां तक काटना है। ठीक है, तो देखिए 400 है, ये तो 5 से पूरा पूरा कट जाएगा, या तो 80 आ जाएगा। यहां पे देखें तो 700 है, वो 8 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, लेकिन 8 8 64 दोस्तों, बचेगा 6। अब 8 7 56, ये 87 बार कटा, इसके बाद तो पॉइंटों में जाएगा, तो पॉइंटों में जाना ही नहीं, हमें यहीं तक काटना है बस। इसी प्रकार से 600 है, 7 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो जहां तक कट रहा है वहां तक काटिए। 7 8 56 दोस्तों, बचेगा 4, 7 5 35, कट गया यहां तक। इसी प्रकार 6 8 48, ठीक है, बचेगा 2 6 3 18, लगभग इतना ही कटेगा। अब देखिए इसमें सबसे छोटा कौन सा है, ये, तो सबसे छोटी भिन्न आएगी 4/5। इसके बाद ये आएगी दोस्तों, यानी 5/6 दोस्तों। इसके बाद 85 वाली कौन सी है, 6/7, और फिर आ जाएगी 7/8 दोस्तों। तो ये इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इस सवाल का आंसर होगा। इस प्रकार से आप आराम से कर सकते हो सवाल को। ठीक है, आप दो दो भिन्नों को कंपेयर कर सकते हो, उसके आधार पे मतलब लगा सकते हो आंसर टिक, कैसे भी कर लो, बहुत अच्छी आपकी पकड़ होगी इस समय, क्योंकि तैयारी करते हुए आपको 2-2.5 महीने का टाइम हो चुका है, अब तो बस बूस्टअप का टाइम है। अगला सवाल है कि गणित की 84 पुस्तकें, भौतिकी की 90 पुस्तक और रसायन शास्त्र की 120 पुस्तकों को विषयवार ढेरियां लगाई जाती हैं। ठीक है, प्रत्येक ढेरी में कितनी पुस्तकें हों जिससे प्रत्येक ढेरी की ऊंचाई भी एक समान हो।
देखो यहां पे 84 पुस्तकें तो हैं गणित की, एक 90 पुस्तक है फिजिक्स की और 120 पुस्तक है केमिस्ट्री की। अब हम इस प्रकार से इनको जचाना चाहते हैं कि भाई ये पहली ढेरी इसमें किताब आएंगी, फिर ये दूसरी ढेरी ये किताब आएंगी, तीसरी ढेरी इसमें किताब आएंगी। तो इस प्रकार से हमें अरेंज करना है, इस प्रकार से अरेंज कीजिए कि प्रत्येक ढेरी में किताबों की संख्या क्या हो, समान हो। क्योंकि किताबों की संख्या समान होगी तो ऊंचाई भी क्या होगी, समान होगी। मान लीजिए इसमें भी 12 पुस्तकें लगा रहे हैं, इसमें भी 12, इसमें भी 12, इसमें भी 12, इसमें भी 12, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। तो यानी कहने का मतलब यह है कि 84, 90 और 120 इन तीनों के आधार पे एक ऐसी संख्या का चयन कीजिए, बड़ी से बड़ी संख्या का, जो इन तीनों को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, तीनों को, तभी तो हम आंसर दे पाएंगे दोस्तों। तो यहां पे हम देखें तो यहां पे मोटे तौर पे आपको करना क्या है दोस्तों, इन तीनों का HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं दोस्तों, दो नजदीकी संख्याएं हैं ना, उनका अंतर निकाल लीजिए। तो नजदीकी संख्या कौन सी है, 84 और 90 है, इनका अंतर कितना है, 6। क्या 6 84 को डिवाइड करेगा पूरा पूरा, बिल्कुल करेगा। क्या 6 90 को पूरा पूरा डिवाइड करेगा, डेफिनेटली। क्या 120 को भी डिवाइड करेगा, बिल्कुल। तो आपका आंसर क्या होगा, 6 आंसर होगा। यानी प्रत्येक ढेरी में 6 पुस्तकें होंगी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से प्रत्येक ढेरी में कितनी पुस्तकें होंगी, 6 ढेरी होंगी। बात आगे समझ में। अगर टोटल ढेरियां पूछ लिया जाए तो सबको जोड़ दो, 6 से भाग दे दो, तो कुल कितनी ढेरियां होंगी ये भी हम यहां पे निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सवाल का आंसर कितना आएगा, 6 आएगा, मतलब ऑप्शन सी इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अब ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 999 सही 98/99 का गुणा करना है कितने से दोस्तों, 99 से। तो आप जानते हैं अगर कोई संख्या मान लीजिए ऐसे लिखी हुई है 5 से 1/2, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 प्लस में 1/2। क्यों, क्योंकि आप 2 एलसीएम लेंगे, 2 पंजे 10 प्लस में 11/2 ही तो आएगा ये, और 11/2 का मतलब क्या है, 5.5 है। तो 5.5 का मतलब है 5 अलग है और आधा अलग है। 5 में जब आपने आधा और ऐड किया तभी तो 5.5 बना दोस्तों। तो इसी प्रकार से हम इसको करेंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूं 999 प्लस में 98/99, और इसको गुणा करना है कितने से, 99 से। तो आप जानते हैं 99 का गुणा करेंगे हम 999 से, ठीक है, प्लस 99 का गुणा करेंगे हम किससे, 98/99 से। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। एक बात बताइए इसमें गुणा कैसे करेंगे, तो इस 999 को मैं लिख सकता हूं 99 गुणा में 1000 -1। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 99,000 आएगा, ये माइनस कितना 99, और इधर से कितना बचेगा, प्लस में 98। अब एक बात बताइए, माइनस का 99 है, प्लस का 98 है, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1। यानी आपको 99,000 में -1 घटाना है, तो आएगा 98,999। ये इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है भाई, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अब अगला सवाल है यहां पे कि भाई रूट के अंदर 8 है, इसका ऑर्डर 2 चढ़ा हुआ है, 13 के अंदर 4 है, उसका ऑर्डर 4 है, इसी प्रकार से 16 है, 41 है, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो देखिए दोस्तों, अगर कोई संख्या मान लीजिए ऐसे लिखी हुई है, रूट के अंदर x है, इसकी पावर n है, तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1/n। इतना तो आप जानते हैं। तो इसको हम सबको ऐसे लिख लेंगे, 8 है इसकी पावर 1/2, इसी प्रकार 13 है इसकी 1/4, और 16 है 1/5, ठीक है, और 41 की पावर 1/10 दोस्तों। अब इसको कैसे कैलकुलेट करें, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे ना दोस्तों, इसकी पावर बराबर करेंगे, इन सब की पावर क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो पावर बराबर करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 2 4 5 10 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। यहां पे मान लीजिए 100 200 500 1000 होता। जब घात बड़ी संख्या में दे रखा हो तो आपको वहां पे HCF लेना है, महत्तम समापवर्तक लेना है। जब पावर छोटी होती है 2 3 4 8 9 10 12, तो आपको एलसीएम लेना है। तो आप जानते हैं 2 4 5 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा। तो सबकी होल पावर कितना कर देता हूं, 20 कर देता हूं। यानी हर नंबर की पावर में होल पावर कितना चढ़ा हुआ है, 20 चढ़ा हुआ है। तो आप जानते हैं ये कितना आएगा, 8 की पावर 10 आएगा ये।
ये आएगा 13 की पावर 5 आएगा, जान रहे ना, और 16 की पावर 4 आएगा और 41 की पावर 2 आएगा, इतना जाएगा। अब आप बताइए इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो हम देखें तो 8 की पावर 10 का मतलब क्या है दोस्तों, 8 की पावर का 10 का मतलब है कि 8 की पावर 2 की होल पावर 5 दोस्तों, यस और नो, इसको लिख सकता हूं ऐसे। तो 8 की पावर 2 का मतलब कितना है, 64। अब देखिए यहां पे बेस 41 है, इसकी तो पावर केवल 2 ही है। यहां पे 16 बेस में इसकी पावर 4 है। बड़ी पावर कहां है, या तो 13 की पावर 5 है या 64 की पावर 5 है। तो बेस किसका बड़ा है दोस्तों, 64 का, तो यही संख्या सबसे बड़ी आएगी, यानी कि √8 का ऑर्डर जो आपका दे रखा है यहां पे 2, ये संख्या सबसे बड़ी होगी दोस्तों। ठीक है, आंसर डी इसका आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि देखो बेस है यहां पे 41 की तो पावर 2 ही है। अच्छा 16 की पावर 4 है, मान लेते हैं इससे बड़ी तो ये हो सकती है, लेकिन पावर तो इनमें सबसे बड़ी तो ये दोनों के पास है। तो इसका बेस तो 13 है, इसका बेस 64 है। तो आप बताइए इनमें बड़ी कौन सी होगी, यही तो होगी। तो यही संख्या सबसे बड़ी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा कि 8 नाविकों वाली एक नाव में उन नाविकों की औसत वृद्धि में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है जब 60 किलोग्राम वाले एक नाविक के स्थान पे नया नाविक आ जाता है दोस्तों। तद अनुसार उस नए नाविक का भार कितना होगा। तो डायरेक्ट उत्तर है दोस्तों इसमें कि भी जो नया आदमी आया है उसको लीजिए, नया आदमी या नया नाविक, प्लस में कुल संख्या कितने व्यक्ति हैं, गुणा में वृद्धि या कमी। ठीक है, रख दीजिए। तो नया आदमी आया है, उसकी जगह कितने वाला गया था, 60 किलो वाला, प्लस में टोटल संख्या कितनी है, 8 लोगों की। कितना बड़ा है दोस्तों, 1.5 किलो। तो 1.5 किलो का मतलब कितना है, 3/2 दोस्तों। तो काटेंगे यहां पे 12 आ जाएगा, 60 प्लस में 12 बराबर कितना दोस्तों, 72 kg। ठीक है, तो नए नाविक का भार कितना है दोस्तों, 72 किलो। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो भाई, देखो 60 किलो का आदमी था वो गया, तो इसकी जगह पे कम से कम 60 किलो वाला तो आया होगा। अब जो ये नया आया है ना, इसकी वजह से सभी 8 लोगों का जो औसत है वो 1.5 किलो बढ़ गया। तो आप जानते हैं कितना बड़ा होगा, 12 किलो। तो 12 किलो कितने में बटा है, सभी में बटा है, तभी तो 3 बढ़ा है। तो यानी ये 12 किलो एक्स्ट्रा लेके आया है। तो 60 प्लस में 12, 72। ठीक है, लॉजिक से कर लीजिए डायरेक्ट, मैंने आपको सूत्र से बता दिया था कि हर बच्चा समझ जाए यहां पे बात क्या थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक बॉक्स में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्के के मूल्य 8, 4 और 3 के अनुपात में मूल्य दे रखे हैं यहां पे। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी दोस्तों। तो एक बॉक्स है, उसमें सिक्के हैं 1 रुपए, ठीक है, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। इनका जो मूल्य दे रखा है ना, मूल्य वो है 8:4:3 के अनुपात में। ठीक है, एक बात बताइए, मुझे यहां पे मूल्य दे रखा है, मैं यहां पे सिक्कों की संख्या निकालता हूं सॉरी, क्या निकालता हूं, सिक्कों की संख्या। अगर मान लीजिए मेरे पास 1-1 रुपए के सिक्कों से बनी हुई जो संख्या है वो 8 रुपए की राशि है मेरे पास, और वो 1-1 रुपए के सिक्के हैं, तो कितने सिक्के होंगे दोस्तों, 8 सिक्के होंगे। क्योंकि आप जानते हैं 1 रुपए के सिक्के से 1 रुपए बनता है, तो 8 रुपए के लिए 8 सिक्के चाहिए। इसी प्रकार 50 पैसों की संख्या से मेरे पास 4 रुपए बनते हैं, तो आप जानते हैं 2 अठन्नी आप मिलाओगे तब 1 रुपए बनेगा, तो 4 के लिए कितने अठन्नी चाहिए, 8 दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार 25 पैसे के सिक्कों से मिलकर जो राशि है मेरे पास वो 3 के अनुपात में है। मुझे अगर 1 रुपए चाहिए तो 25 पैसे के कितने सिक्कों को मिलाना पड़ेगा, 4 को। तो 3 रुपए के लिए कितने को मिलाना पड़ेगा, 12 को। तो हम देखें यहां पे टोटल जो सिक्कों की संख्या आ रही है 8 और 8 16 और 12 28 यूनिट। 28 यूनिट का जो मान दे रखा है वो है 280 के। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा दोस्तों, 10 आ जाएगा। अब कैलकुलेट कर दीजिए किसकी संख्या पूछी है दोस्तों, 50 पैसे के। तो 1 यूनिट का मान 10 है, तो 50 पैसे का 80, 80, 120, कोई भी पूछ लो जी। 1 रुपए के 80 सिक्के हैं, 50 पैसे के 80 सिक्के हैं और 25 पैसे के 120 सिक्के उसके पास हैं।
ठीक है, तो यहां पे पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर आएगा 80। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान सवाल था, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं भी आता होगा, तो आपको मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा। कह रहा है कि 90% और 97% सांद्रता वाले दो घोल मिलाकर 94% शुद्धता वाले 21 लीटर का एक घोल तैयार किया गया है। तदनुसार उस मिश्रण में घोल में दूसरे घोल की मात्रा कितने लीटर की होगी। तो ये बहुत आसान सवाल है, इसको हम एलिगेशन से कर देंगे कि जो पहला मिश्रण है वो कितने का है, 90% का, दूसरा है वो कितने का है, 97% का, दोनों को मिलाकर जो तीसरा बना रहे हैं उसमें प्रतिशतता कितनी है, 94%। कुछ मत कीजिए, इधर से ऐसे माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 3, इधर से ऐसे माइनस करेंगे कितना आएगा 4। तो जो गोल है ना, पहला गोल तो 3 की यूनिट में है और दूसरा है वो 4 की यूनिट में है, तो कुल मिलाकर कितना होता है 7 यूनिट। तो 7 यूनिट बराबर दे रखा है 21 लीटर के, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा 3 लीटर। दोस्तों पूछा है कौन सा घोल, दूसरा, तो 3 गुणा में 4 बराबर कितना, 12 लीटर। पहला पूछा होता तो 3 गुणा में 3 बराबर 9 लीटर। ठीक है, दूसरे घोल की मात्रा कितना जाएगी, 12 लीटर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान सवाल है। अगला सवाल देखिए, कह रहा कि एक आदमी 40 रुपए की दर से, एक आदमी 40 रुपए में 3 की दर से कुछ संतरे खरीदता है और उतनी ही मात्रा में कुछ संतरे 60 रुपए में 5 की दर से खरीदता है। दो प्रकार के संतरे लेके आते हैं, एक बार एक का भाव है 40 रुपए के 3, दूसरा है 60 रुपए के 5। यदि वह सभी संतरे 50 रुपए में 3 की दर से बेचता है तो उसे प्राप्त होने वाले लाभ या हानि का प्रतिशत निकटतम ज्ञात कीजिए। दोस्तों तो देखिए, हमारे पास ये पता होना चाहिए कि जो भाई खरीदा होगा कितना खरीदा होगा। मान लीजिए दोनों प्रकार के जितने भी संतरे उसने खरीदे हैं उनको मिलाइए और टोटल विक्रय मूल्य निकाल दीजिए, लाभ देखिए हानि देखिए। तो इसके दो तरीके हैं। ठीक है, मान लीजिए 40 रुपए के 3 है, 60 रुपए के 5 है, तो टोटल 100 रुपए में वो 8 संतरे लेके आ रहा है। इस प्रकार से कर सकते हो, 100 रुपए में 8 संतरे लेके आ रहा है और 50 रुपए में 3 बेच रहा है, तो 50 विक्रय मूल्य, 50 संतरों का विक्रय मूल्य 3 है, एक का होगा 3/50, तो 100 का कितना, सॉरी 8 का कितना। ठीक है, तो इस प्रकार से कर सकते हो, 50/3 गुणा में 8 है, लेकिन यहां पे पॉइंट में जाएगा। ठीक है, तो इससे बढ़िया तरीका क्या है, आप डायरेक्ट कीजिए इनको, यानी जो हमारा बेसिक है उससे रुपए और यहां पे संतरे। कह रहा है कि 40 रुपए में 3 की दर से लाया, 60 रुपए में 5 की दर से आया, और जो सेलिंग प्राइस है ना दोस्तों, यहां पे एसपी लिख लेते हैं, 50 रुपए में 3 की दर से उसने बेच दिया। तो संतरे बराबर कर लो। अब संतरे बराबर कैसे होंगे दोस्तों, तीनों का एलसीएम ले लो, तो 3 5 3 का एलसीएम कितना आएगा 15। अब मुझे इसको 15 बनाना है, कितने से गुणा करना पड़ेगा 5 से, तो इसको भी 5 से गुणा कर दो। इसको 15 बनाना है, कितने से गुणा करना पड़ेगा 3 से, तो इसको भी 3 से गुणा कर दो। इसको मुझे 15 बनाना है, तो कितने से गुणा 5 से और 5 से। दोस्तों बात आगे समझ में। इसका मतलब उसने पहली टाइप के 200 रुपए में 15 संतरे खरीदे, दूसरी टाइप के 180 रुपए में 15 संतरे खरीदे। इसका मतलब उसने कुल मिलाकर 380 रुपए में, ये क्या है सीपी, 380 रुपए में 30 संतरे खरीदे हैं। यस और नो, 380 रुपए में 30 संतरे खरीदे हैं। अब यहां पे सेलिंग प्राइस देखें तो भाई वो 250 रुपए में 15 संतरे बेच रहा है, 15 संतरे बेच रहा है 250 रुपए में, तो 30 संतरे बेचे होंगे कितने में दोस्तों, 30 संतरे बेचे होंगे कितने में, 500 रुपए में। तो 380 में खरीदे, 500 में बेचे, कितने का लाभ है दोस्तों, 120 का। 120 का लाभ कितने पर, 380 पर, तो 100 पर कितना। ठीक है, तो आएगा लगभग 31%। ठीक है, 31% का लाभ यहां पे हुआ है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। संतरों की संख्या को बराबर कर लीजिए, तो इधर देखा हमने 200 और 180, तो भाई कुल मिलाकर 380 रुपए में वो 30 संतरे खरीद रहा है। 15 संतरे बेच रहा है 150 रुपए में, सॉरी भाई सॉरी, 250 रुपए में। तो 30 संतरे कितने बेचेगा, 500 रुपए में। तो 380 क्रय मूल्य है, 500 विक्रय मूल्य है, तो लाभ कितने का, 120 का। 120 का लाभ सीपी पर होता है, तो 120/380 गुणा में 100 करेंगे तो ये /19 आएगा, 19 से डिवाइड करेंगे तो लगभग आपका 31% यहां पे निकल के आएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल है 25%, 20% और 10% के कर्मागत बट्टों की श्रेणी के समतुल्य बट्टा बताइए। तो जब हमारे पास 2% होती है तो उसका जो समतुल्य बट्टा होता है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो होता है, उसका सीधा सूत्र होता है a + b - ab/100। तो आप पहले 2 को सोल्व कर लीजिए, फिर तीसरे को ऐड करके फिर से सोल्व कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम 20% और 10% का निकाल देते हैं। तो 20 प्लस में 10, ठीक है, और माइनस का ये आएगा 2, तो आएगा 20 प्लस में 30 और 2 28%। ये 28% है, दूसरा भी 25% है। अब इसको सोल्व कर दीजिए। 28 प्लस में 25 माइनस 28 और 25 कितना दोस्तों? अब यहाँ पे 28 गुणा में 25 आएगा, बटे 100 आएगा, तो 25 चौक 100, 4 7 28 दोस्तों। यह आएगा 53 माइनस 7, तो कितना आएगा 46%। ऐसे कर लीजिए, या आप सक्सेसिव मेथड से कर लीजिए। आपको पता है 25% का मतलब होता है 1/4, 20% का मतलब होता है 1/5 और 10% का मतलब होता है 1/10 दोस्तों। यानी कोई वस्तु 4 रुपए में थी और उसको 1 के डिस्काउंट पे बेचा कितने में? 3 में। दूसरी वस्तु का मूल्य 5 था, उसको 1 के डिस्काउंट में बेचा कितने में? 4 में। इसी प्रकार 10 वाले को 9 में। तो ये तो कैंसिल हो गया, ये 50 आएगा, इधर 27 आएगा। तो भाई 23 का डिस्काउंट है 50 पर, तो 100 पर कितना? 46% का। आप ऐसे कर लीजिए, आप ऐसे कर लीजिए, जो मर्जी है वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, बस सवाल सही होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 7 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। तो साधारण ब्याज तो आपको पता है, उसमें कोई ब्याज पर ब्याज थोड़ी लगता है, उसमें तो केवल साधारण ब्याज है, वही मूलधन में जुड़ता है। और हर वर्ष का साधारण ब्याज क्या होता है? समान होता है। अगर पहले वर्ष 100 रुपए, तो दूसरे वर्ष भी 100 रुपए होगा, तीसरे वर्ष भी 100 रुपए ही रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है कि ये राशि 1 थी, 1 से 2 होने में इसे समय कितना लगा है दोस्तों? 7 वर्ष का। तो दोस्तों 2 से 3 होने में भी कितना वर्ष का लगेगा? 7 और वर्ष लगेंगे। और 3 से 4 होने में भी फिर से 7 वर्ष लगेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर अपने आप का 4 गुना होने में कितने वर्षों का टाइम लगेगा? इसको 21 वर्षों का टाइम यहां पे लगेगा दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल, यदि किसी धनराशि का 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपए है, तो उसी धनराशि का उसी दर से उतनी ही समय अवधि का साधारण ब्याज क्या होगा दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, प्रिंसिपल, रेट, टाइम और एसआई और सीआई आपको दे रखा है। रेट है 12.5%, तो इसका मतलब होता है 1/8। टाइम है आपके पास 2 वर्ष का। ठीक है, तो 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज होता है वो आपका होता है 2a+1। ये होता है 2a+1। तो 2 अंठे 16 और 1 17 यूनिट बराबर है कितने के दोस्तों? 510 के। 1 यूनिट बराबर होगा 17 × 51। ठीक है, 30 आएगा। अच्छा, ऐसा ही होता है 2a। अगर इसको हम a मान लेते हैं ना, अगर ये a है तो ये होगा 2a+1, क्योंकि 2 साल का, अगर 3 साल का होता तो 3a+1 हो जाता। ठीक है, तो ये 2 वर्ष का साधारण ब्याज है 2a, यानी कितना? 16 यूनिट। तो 16 गुणा में 30, 16 × 48, 480 रुपए। प्रिंसिपल पूछे तो 1 का स्क्वायर, तो 1 कितना है? 8 का स्क्वायर, 64 यूनिट, 64 गुणा में 30, तो 3 चौक 12, सलपाई 1, 3 18, 1920 रुपए यहाँ पे प्रिंसिपल ब्याज आएगा। इस प्रकार से आप कुछ भी निकाल सकते हो। अरे एक बात बताओ, रेट दे रखे 1/8, तो 8 का स्क्वायर हम क्या लेते हैं? प्रिंसिपल मानते हैं। ये प्रिंसिपल, पहले वर्ष का ब्याज 8, दूसरे वर्ष का 8, लेकिन दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के लिए पिछले वर्ष के ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो 1 आएगा ये। तो ये टोटल क्या है? सीआई है। ये टोटल क्या है? एसआई है। तो 8 8 16 और 1 17 यूनिट, 17 यूनिट बराबर 510 के है, तो 1 का मान 30 आएगा। तो इसका मान पूछा है 2a, तो 480 रुपए। ठीक है, मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक किया करो भाई, लाइक नहीं करते हो तुम, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, बच्चों को जोड़ो अपने साथ, ताकि आप ही नहीं सबका ड्रीम यहां पे कंप्लीट हो सके, सबको दिल्ली पुलिस में लगना है। ठीक है दोस्तों, देखिए, यदि 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं और 26 पुरुष
और 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी कि 6 पुरुष और 8 लड़कों का 10 दिन का काम 26 पुरुष और 48 बच्चों के 2 दिन के काम के क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये तो है। तो यहां पे दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 6 मैन प्लस में 8 बॉय को मल्टीप्लाई करेंगे कितने से भाई, कितने में कर रहे हैं, 10 दिन में। दूसरा 26 मैन प्लस में 48 बॉय कितने में कर रहे हैं, 2 दिन में कंप्लीट करें। तो ये 2 से कटेगा 5 बार, ये 5 छेगा 30 मैन प्लस 40 बॉय बराबर 26 मैन प्लस में 48 बॉय दोस्तों। तो इधर आएगा 4 मैन आ जाएगा, इधर 8 बॉय। एक आदमी बराबर है कितनों के भाई, 2 लड़कों के। यानी अगर किसी काम पर एक आदमी जाना है तो उसकी बजाय आप 2 लड़के भी भेज सकते हो, या 2 लड़कों की बजाय आप एक आदमी को काम पर भेज सकते हो दोस्तों। तो देखिए कह रहा है कि 6 आदमी और 8 पुरुष, 6 आदमी और 8 बच्चे किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं। तो इन आदमियों की जगह अगर मैं लड़के रखना चाहूं तो एक आदमी बराबर है 2 लड़कों के। तो 6 लड़के कितने भाई, 12। तो ये 12, ये इनकी जगह में 12 बॉय भेज सकता हूं। तो 12 और 8 20। मैं यहां पे सूत्र लगाएंगे M1D1 बराबर M2D2। 20 लड़के कर रहे हैं उसी काम को 10 दिन में, तो इनको भी लड़के बनाओ। ठीक है, 15 मैन दे रखे हैं और 20 बॉय दे रखे हैं। तो 15 मैन कितने का बराबर हो जाएंगे, 30 के। 30 और 20 50। तो 50 बच्चे उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो आप डायरेक्ट कर दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 520। तो D2 का मान आ जाएगा यहां पे 4 दिन का यहां पे समय लगेगा दोस्तों। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कह रहा है कि एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से घुड़सवारी करता है। यदि प्रत्येक 7 किलोमीटर पूरा होने पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुक रहा है दोस्तों, तो 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा दोस्तों। तो सबसे पहले यहां पे क्या पूछा है दोस्तों, टाइम, समय पूछा है। समय का सूत्र क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे चाल। तो एक बात बताइए, दूरी कितने की है, 90 किलोमीटर की, स्पीड कितनी है, 18 की। ठीक है, तो 18 पंजे 90, 5 घंटे लगने चाहिए उसको। अगर रास्ते में अगर वो कहीं भी नहीं लगता रुकता तो ये सवाल बहुत आसान हो जाता, 5 घंटे में मुझ जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वो कर क्या रहा है, यहां से चला है और जैसे ही 7 किलोमीटर कंप्लीट हो रहे हैं ना, वो 6 मिनट के लिए रुक रहा है, फिर आगे बढ़ रहा है 7 पे, फिर 6 मिनट के रुक रहा है। तो आप मुझे बताइए टोटल 90 किलोमीटर की दूरी में वो कितनी बार रुकेगा। तो 90 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो 12 7 84, 12 बार रुकेगा वो। ठीक है, हर बार रुकने में 6 मिनट का टाइम लगता है, तो 12 बार रुकने में टोटल 72 मिनट का टाइम लेगा, यानी 1 आवर्स और 12 मिनट का टाइम वो लेगा। तो पहले 5 घंटे लगने चाहिए थे, लेकिन हर बार रुकने की वजह से 1 घंटा 12 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा। तो कुल मिलाकर 6 घंटे और 12 मिनट का उसको क्या लगेगा, टाइम लगेगा। ऑप्शन बी, 6 घंटे 12 मिनट। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कह रहा कि 5 वर्गों के परिमाप क्रमशः 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर है। उस वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन 500 वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर होगा दोस्तों। ठीक है, तो हम यहां पे क्या निकालेंगे, परिमाप आपको दे रखा है। परिमाप क्या होता है दोस्तों, परिमाप होता है दोस्तों 4 गुना में भुजा। ठीक है, तो प्रत्येक यहां पे प्रत्येक आयत वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आप भुजा जानते हैं, पहले वर्ग की हो जाएगी 4 गुना में 6 यानी 36 हो जाएगी। जो पहला हमारा आया तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यहां पे एरिया निकाल रहा हूं, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अरे 4 गुना में भुजा बराबर 24 करेंगे तो 4 6 का 24 आएगा। अच्छा दूसरा है उसमें यहां पे 32 आएगा, तो 4 अंठे 32। जो सेकंड है उसका आ जाएगा 64, थर्ड 4 और 5। ठीक है, तीसरे में जो परिमाप है वो 40 है, तो यहां पे 40 10 बार कटेगा, 10 250। तीसरे में यहां पे 76 है, तो 19 से 19 एम 361। चौथे में यहां पे 80 आएगा, तो 80 का 400। ठीक है, सबको जोड़ते हैं तो आएगा 961। देखो ये 100 ये 100 200 हो गई, 400 3 761 और 200 961। तो इन 500 वर्गों का जो कुल क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल वो है 961 और ये बराबर है 5वें वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर। तो 5वें वर्ग का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, 961। तो उसका भुजा क्या होगी, साइड निकालेंगे, तो साइड क्या आएगी, रूट 961। तो ये आएगा 31।
अब इसका परिमाप निकाल दीजिए। परिमाप आएगा 4 गुणा में 31, तो 4 एकम 4, 4 तिये 12, 124 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सवाल लेंथी है, बाकी है कुछ नहीं। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, जरा गौर फरमाइए। कह रहा है कि एक खोखली बेलनाकार नली जो लोहे की बनी हुई है 20 सेंटीमीटर लंबी है तथा इसके बाह्य और आंतरिक व्यास 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इस नली के बनाने में प्रयुक्त लोहे का आयतन क्या होगा दोस्तों। ठीक है, तो एक प्रकार से इस प्रकार से कोई आयत है, यानी बेलन है, बेलनाकार है ना, तो ये कोई मान लीजिए बेलन है, ये मान लेते हैं कोई बेलन है दोस्तों। ठीक है, और इसके अंदर कोई एक नली है इस प्रकार से। ठीक है, नली का मतलब यह है कि ये जो इतनी मोटाई है इसकी, ये जो है ना, ये मोटाई है, जैसे मोटी जो लोहा होता है ना, लोहे की नली है, तो उसके अंदर बाह्य आयतन, एक तो बाह्य आयतन और एक आंतरिक आयतन, दोनों अलग अलग होते हैं। तो बाह्य आयतन दे रखा है कितना, दो व्यास दे रखा है कितना दोस्तों, 8 सेंटीमीटर, और जो ये आंतरिक है इसका व्यास कितना है, 6 सेंटीमीटर, और ये हाइट तक कितनी है, 16 सेंटीमीटर लंबाई। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहां पे निकालूंगा सबसे पहले बाह्य त्रिज्या। बाह्य त्रिज्या कितनी आएगी, 8/2 यानी 4 सेंटीमीटर। इसके बाद मैं निकालूंगा आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक रेडियस, तो 6/2 बराबर कितना, 3 सेंटीमीटर। अच्छा, हाइट कितनी दे रखी है दोस्तों, 16 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, इस नली में प्रयुक्त ना है, ये जो ये है ना, ये एरिया आपको निकालना है यहां तक, ये जो मोटाई है ना चारों तरफ की, ये वाली, अरे ये जो है ना गोल गोल, मान लीजिए कोई मोटा लोहे का है, तो एक तो ये बाह्य आयतन है, एक आंतरिक, तो ये जो मोटाई है इसका आयतन आपसे पूछा है दोस्तों। तो कैसे निकलेंगे दोस्तों, पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर एच में, यानी जो बड़े वाली है उसमें से छोटे वाली आप घटा देंगे, ये करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर कितना है, यहां पे 4 स्क्वायर माइनस यहां पे 16 आएगा, माइनस पाई आर स्क्वायर, यहां पे छोटा मान कितना है दोस्तों, 3 का, तो 3 का स्क्वायर गुणा में 16। तो आप जानते हैं यहां पे पाई और 16 तो कॉमन आ जाएगा, ये 4 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर में से 3 स्क्वायर, तो यहाँ पे गुणा में क्या आएगा, 16 माइनस 9। ठीक है, तो पाई का मान होता है 22/7 गुणा में 16, और ये भी 7, तो 7 से 7 कट जाएगा, तो 22 गुणा में 16 कर देंगे, तो 16 दूनी 32, 3, 16 दूनी 32 और 3 35, 352, सॉरी गलती कर दी क्या हमने, 7, 22/7। अच्छा, ये 20 सेंटीमीटर है यार, 16 कहां से आ रहा है, 20 सेंटीमीटर है ये। ठीक है भाई, ये हाइट 20 सेंटीमीटर है, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, 20 है। ठीक है, तो 20 दूनी 40, 22 दूनी 44, तो यह आ जाएगा 440 घन सेंटीमीटर। ठीक है, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा मैथ। आइए आगे बढ़ते हैं जीके सेक्शन की ओर। आइए दोस्तों, जीके सेक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। लेते हैं पहला सवाल। राष्ट्रीय भारत रूपांतरण संस्था यानी जो नीति आयोग के नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में प्रोफेसर रमेश चंद की नियुक्ति हुई है, वो क्या है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन 2016-17 का है, तो उसी का अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन बना हुआ है। तो दोस्तों प्रोफेसर रमेश चंद जो कि नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नामांकित हो चुके हैं, सदस्य रह चुके हैं, वो एक सुविख्यात कृषि विशेषज्ञ हैं। ऑप्शन बी इस सवाल का आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक विज्ञान किसका विज्ञान है। आर्थिक इंजीनियरिंग, सामाजिक इंजीनियरिंग, सांस्कृतिक या राजनीतिक इंजीनियरिंग। तो दोस्तों राजनीतिक विज्ञान जो है, पॉलिटिकल साइंस जो है, एक प्रकार से सामाजिक इंजीनियरिंग है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, तेज चल रही ट्रेन में एक बंद कंटेनर में वायुमंडलीय दाब और कक्ष तापमान पर कुछ गैस भरी हुई है, तो गैस का तापमान क्या होगा। एक तेज चल रही ट्रेन में एक बंद कंटेनर में वायुमंडलीय दाब और कक्ष तापमान पर कुछ गैस भरी हुई है, तो गैस का तापमान क्या होगा। तो दोस्तों गैस का तापमान यहां पे अपरिवर्तित रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने जो गैस भरी है वह वायुमंडलीय दाब और कक्ष तापमान के समान है। ठीक है, तो उसके तापमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
अगला क्वेश्चन है, मांग वक्र किसके अधीन अनियत है? मांग वक्र, जो मांग वक्र है वो किसके अधीन अनियमित है, यह आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे आंसर आएगा ऑप्शन बी, अल्प अधिकार। अल्प अधिकार के अंतर्गत दोस्तों दो फर्मों के मध्य अंत्योदय अधिक होने के कारण मांग वक्र अनिश्चित रहता है या मांग वक्र खिंचा नहीं जा सकता, जैसा कि प्रतिद्वंदी फर्में क्रम द्वारा परिवर्तन यानी ये स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी आएगा। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं, परिक्षेपण किसे इंगित करता है? माध्य का मान, केंद्रीय माप के आसपास डाटा का प्रसार, मानक विचलन का मान या मोड का मान। मानक विचलन यानी परिक्षेपण किसे इंगित करता है? तो दोस्तों परिक्षेपण एक प्रकार से परिमाण यानी प्रसार की माप का संकेत देता है। ठीक है, जो व्यक्तिगत वस्तुओं का पृथक करती है, वस्तुओं के मूल्य में एक रूपता की कमी दर्शाता है। विक्षेपण या प्रसार परिवर्तनशील केंद्रीय मूल्य के बारे में है। तो यह भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। तो इस सवाल का जो आंसर बनेगा वो आपका ऑप्शन बी बनेगा, केंद्रीय माप के आसपास डाटा का प्रसार। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए जिम्मेदार नहीं है? राज्यों को भुगतान देना, समेकित निधि से पूंजी का निर्गम करना, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का लेखांकन तथा सभी सरकारी संस्थाओं का लेखा परीक्षा, या भारतीय रिजर्व बैंक का नियमन। दोस्तों तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के लिए इस चीज के लिए जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में जो उल्लेखित है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। ऑप्शन बी सवाल का आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, संसदीय सरकार संवैधानिक लोकतंत्र का एक ऐसा रूप है जिसमें कार्यपालिका न्यायपालिका से अभिवृत होती है और इसके प्रति जिम्मेदार होती है, या विधानपालिका कार्यपालिका से आविर्भूत होती है और इसके प्रति जिम्मेदार होती है, या कार्यपालिका विधान पालिका से आविर्भूत होती है और उसके प्रति जिम्मेदार होती है? तो सवाल का आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी, संसदीय सरकार संवैधानिक लोकतंत्र का एक ऐसा रूप है जिसमें कार्यपालिका विधान पालिका से आविर्भूत होती है और उसके प्रति जिम्मेदार होती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जीवाणु का संक्रमण करने वाले विषाणुओं को क्या कहा जाता है? यानी जो जीवाणुओं का ही संक्रमण कर दे ऐसे विषाणुओं को क्या कहा जाता है? जीवाणु विभोजी। जीवाणु विभोजी। दोस्तों ऑप्शन बी साल का आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, 1526 ईस्वी सन के पूर्व बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 1526 से पहले भारत ने दोस्तों कुल 5 बार आक्रमण किया। ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला सवाल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। दोस्तों ईमानदारी से मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना है और बताइए कि आप एक्चुअल में कितना स्कोर यहां पे कर पा रहे हैं। 75 का हमने चैलेंज दिया है दोस्तों। क्या वास्तव में आप इन सवालों को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं जो आपको यहां स्क्रीन नजर आ रहा है? कर्नल मेमोरी के आवंटन की एक नीति को क्या कहते हैं? कर्नल मेमोरी के आवंटन की एक नीति को क्या कहा जाता है, जरा बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए स्लैब आवंटन। जब कोई प्रक्रिया यूजर मोड में रन करती है तो वह अतिरिक्त मेमोरी के लिए रिक्वेस्ट करती है। ऐसी स्थिति में कर्नेल द्वारा संपोषित फ्री पेज फ्रेम्स की लिस्ट में पेज आवंटित किए जाते हैं। ठीक है, और इसे ही स्लैब आवंटन कहते हैं। कर्नेल मेमोरी है दोस्तों, ये कर्नेल मेमोरी। ऑप्शन ए सवाल का आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपनी तीव्र गति से विकसित होने वाली सौर ग्रह प्रणाली के लिए संयुक्त राष्ट्र से
निधि प्राप्त करने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया था? तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, बांग्लादेश जो है अपने तीव्र गति से विकसित होने वाली सौर ग्रह प्रणाली के लिए संयुक्त राष्ट्र निधि प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश बना। अगला क्वेश्चन है एंथियोसिरोस। एंथियोसिरोस का कैप्सूल एंथियोसिरोस के फ्यूनेरिया से भिन्न होता है, क्योंकि इसमें क्या नहीं होता दोस्तों? कोलफुरमा होता है, काल्यूमेना नहीं होता, काल्यूमेना होता है, इलेक्टर होते हैं, इलेक्टर नहीं होते हैं। तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन डी, इलेक्टर नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि बंद पात्र में कुछ गैस निकालकर दाब कम कर दिया जाए तो गैस अणुओं का माध्यम मुक्त पथ क्या होगा? यदि बंद पात्र में कुछ गैस निकालकर दाब कम कर दिया जाए तो गैस अणुओं का माध्यम मुक्त पथ क्या होगा? यानी इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गैस की प्रकृति के आधार पर बढ़ेगा या घटेगा, या बढ़ेगा या अपरिवर्तित रहेगा या घटेगा? तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बढ़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक नया अणु उष्मा प्रघात प्रोटीन 90 डिडियर पिकार्ड द्वारा 2014 में खोजा गया था। नई खोज किसके प्रभावकारी उपचार में सहायक हो सकती है? तो दोस्तों एक नया अणु उष्मा प्रघात प्रोटीन 19 डिडियर पिकार्ड द्वारा 2014 में जो खोजा गया था, यह जो प्रोटीन जो पदार्थ है ये टीबी के लिए सहायक हो सकती है, यानी क्षय रोग के उपचार के लिए सहायक हो सकता है। अगला क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते हुए समुद्र स्तर के खतरे के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप समूह आता है जिसने यूरोपीय नेताओं से सहायता की अपील की है? दोस्तों तो वो जो महाद्वीप है दोस्तों वो है तुवालू द्वीप समूह दोस्तों। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के बढ़ते हुए समुद्र स्तर के खतरे के अंतर्गत तुवालू द्वीप समूह ने यूरोपीय नेताओं से सहायता की अपील की है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत का विचार किस संविधान से ग्रहित किया गया है? तो आप सभी जानते हैं आयरलैंड, ऑप्शन बी। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं ग्लोबलाइजेशन, डेमोक्रेटाइजेशन या डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यह आपको बताना है दोस्तों। ग्लोबलाइजेशन, डेमोक्रेटाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक दोस्तों मूलचंद शर्मा है, ऑप्शन डी इसका आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, मूलचंद शर्मा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन दोस्तों, सन 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है सीमांत राजस्व क्या है? सभी यूनिटों की बिक्री से प्राप्त राजस्व है, किसी फर्म का औसत राजस्व है, अतिरिक्त यूनिट की बिक्री पर प्राप्त राजस्व है, या बेची गई प्रत्येक यूनिट पर प्राप्त राजस्व है? तो दोस्तों सीमांत राजस्व होता है अतिरिक्त यूनिट की बिक्री पर प्राप्त राजस्व दोस्तों। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार की शुभ भेद्यता में अनअधिकृत मेजबान कुछ प्राधिकार मानदंड को पूरा करके अधिकृत मेजबान होने का बहाना करता है? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए आएगा दोस्तों इसका आंसर सपूफिंग। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं भारतीय वास्तुशिल्प में सुर्खी किसने शुरू की थी? तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन डी सल्तनत काल। ठीक है दोस्तों, सुर्खी का प्रयोग हालांकि सिंधु काल के दौरान मोहनजोदड़ो में किया गया था दोस्तों, लेकिन सल्तनत काल के दौरान इसका अत्यधिक प्रयोग किया गया। भवन निर्माण की नई सामग्रियों चूना, गारा, जिप्सम, सुर्खी और ईंट जो मजबूती प्रदान करते थे के प्रयोग से निर्माण लागतों में कमी आई दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस फुटबॉल टीम ने 12 अगस्त 2015 को जॉर्जिया का यूफा सुपर कप जीता? तो ये क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए। ठीक है, 2015 का करंट अफेयर है ये, आज का नहीं है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में
राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन कौन करता है? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन, आप सभी जानते हैं, भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विमानपत्तन पूरी सौर ऊर्जा शक्ति से चालित विश्व का प्रथम विमानपत्तन बन गया है? दोस्तों, कौन सा विमानपत्तन पूरी सौर ऊर्जा से चालित विश्व का प्रथम विमानपत्तन बन गया है? तो दोस्तों आंसर आएगा कोचीन अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन लिमिटेड, केरल में स्थित है दोस्तों ये। ठीक है, ये पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर डिपेंड है। अगला है, यूरेनियम 235 श्रृंखला की किस संख्या से संबंधित है? यू 235 श्रृंखला को किस संख्या से संबंधित है? तो दोस्तों एक्टिनियम श्रृंखला कहलाती है, ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी उत्पाद का पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अधीन बिक्री मूल्य 25 रुपए है तो सीमांत राजस्व कितना होगा? तो दोस्तों सीमांत राजस्व भी 25 रुपए के बराबर होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा? मान लीजिए ऐसा पौधा जिसकी पत्तियां हरी है, उसको हम लाल रोशनी में रखेंगे तो कैसा नजर आएगा? दोस्तों काला नजर आएगा, ऑप्शन बी इस सवाल का आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, मूल्य की दृष्टि से भारतीय निर्वात का अवरोही क्रम बताइए। मूल्य की दृष्टि से भारतीय निर्वात का अवरोही क्रम, तो दोस्तों इंजीनियरिंग सामान, रत्न, आभूषण और वस्त्र। अवरोही क्रम का मतलब दोस्तों इंजीनियरिंग सामान में हमें सबसे ज्यादा आयात होता है, यानी इनकम होती है, फिर रत्न, आभूषण और वस्त्र थोड़े से सस्ते ही हमारे बिकते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व यह निर्धारित करता है कि समान वंश और प्रजाति के जीवों का समूह सामान्य स्रोत से उद्गत होता है और तथा भिन्न भिन्न स्रोतों से होता है? यानी ये कौन निर्धारित करता है कि जो वंश और प्रजाति के जीव हैं वो एक सामान्य स्रोत से उत्पन्न हुए हैं या भिन्न भिन्न स्रोतों से उत्पन्न हुए हैं? तो इसका निर्धारण दोस्तों जीव प्रारूप करता है, ऑप्शन डी सवाल का आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिजन दर्शाने वाली कोशिकाएं निम्नलिखित में से किसे छोड़कर सभी में विशिष्टीकृत कोशिकाएं होती हैं? दोस्तों ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक कहीं नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन ही इसी प्रकार के लैंग्वेज के हैं। आपको खुद पता लग जाएगा कि पेपर का लेवल आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा कि सस्ता आएगा, इजी आएगा, हार्ड आएगा। पेपर का लेवल कैसा भी आ सकता है, वो तो एग्जामिनर पर डिपेंड है दोस्तों। बताइए आंसर। प्रतिजन दर्शाने वाली कोशिकाएं निम्नलिखित में से किसे छोड़कर सभी में विशिष्टीकृत कोशिकाएं होती हैं? तो दोस्तों गुर्दे को छोड़कर, ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता के अंतर्गत क्या शामिल है? तो दोस्तों जो मूल अधिकार है ना, मौलिक अधिकार, वो है भारतीय संघ के विभिन्न यूनिटों के बीच विवाद का निपटारा करना। अगला क्वेश्चन है, तुंगता संचयी मेघ कितनी तुंगता पर बनते हैं? ठीक है, जो तुंगता संचयी मेघ है ना, जिसमें तड़ित जो बिजली होती है, वो मेघानी बादल होता है ना, कितनी तुंगता पर बनते हैं? तो आएगा दोस्तों 2000 एम से 6000 एम तक। ठीक है, 2000 एम से 6000 एम तक तुंगता संचयी मेघ बनते हैं दोस्तों। ठीक है, यानी 2000 से 6000 मीटर के बीच में बनते हैं। ठीक है, ये बादलों के मध्य समूह से संबंधित है। इसका रंग भूरा, सफेद या सवेता होता है, जो सफेद बादल होते हैं दोस्तों। वायु की लंबवत धाराओं के कारण बादलों का विकास ऊपर की ओर बनता है। अगर वायु धारा इसके ऊपर तक पहुंचाए जहां इसका स्कर नामंत है, तो इससे क्या होता है? पाताक मेघ कहलाते हैं। ठीक है, पताका मेघ जिसको कहा जाता है। बादलों के प्रकार हैं दोस्तों, तो इस सवाल का आंसर आएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की आणविक गति का आंतरिक ऊर्जा में कोई योगदान नहीं होता है? दोस्तों किस प्रकार की आणविक गति का आंतरिक ऊर्जा में कोई योगदान नहीं होता है? तो दोस्तों ऑप्शन डी कंपन। अगला क्वेश्चन है, मानक के अनुसार परीक्षण किए गए प्रयोगशाला पशुओं के 50% को मारने के लिए कितनी घातक खुराक की आवश्यकता होती है? तो LD50। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी यूरेनियम काल निर्धारक नामक काल निर्धारण विधि का प्रयोग किसके काल निर्धारण के लिए नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों रेडियोधर्मी यूरेनियम काल निर्धारण है दोस्तों
14 पद्धति जो हमने सिंधु घाटी सभ्यता को खोजा था, उसका प्रयोग मिट्टी के लिए किया जा सकता है, चट्टानों को खोजने के लिए, पृथ्वी पर खनिज के लिए, लेकिन फॉसिल और पादप पिंड के लिए नहीं किया जा सकता दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मंड यानी स्टार्च पानी में घुलनशील नहीं होता, फिर भी यह आलो में बड़ी मात्रा में संचित क्यों रहता है। मंड जो स्टार्च है पानी में घुलनशील नहीं होता, फिर भी आलो में किस प्रकार से संचित होता है, क्योंकि यह पत्तियों से शर्करा के रूप में स्थानांतरित होता रहता है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक तांबे की मौजूदगी में गर्म करने पर नीले हरे रंग की ज्वाला उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक तांबे की मौजूदगी में गर्म करने पर नीले और हरे रंग का ज्वाला उत्पन्न करता है। तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी क्लोरोबेंजीन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित भारतीय लेखकों में से किसे 2015 के मैन बुकर, ये 2015 क्वेश्चन है, इसे आप छोड़ दीजिए, इसके जगह आप 2019 कर लीजिए, तब आपको ये क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है दोस्तों। जनसंख्या, संप्रभुता, संस्थाएं या सरकार दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या सरकार का अनिवार्य तत्व नहीं है। तो दोस्तों संस्थाएं जो है ना, ऑप्शन सी संस्थाएं राज्य का अनिवार्य विषय नहीं है। अगला क्वेश्चन है लघु सिंचाई परियोजनाओं का कृषि कमान क्षेत्र कितने हेक्टेयर तक होता है दोस्तों। तो जो लघु सिंचाई योजनाएं होती हैं उनका जो कमान है वो 2000 हेक्टेयर तक होता है। ऑप्शन ए सवाल का आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समझौते का लक्ष्य हिंदू मुस्लिम मतभेदों को सुलझाना था। तो दोस्तों लखनऊ समझौते का उद्देश्य हिंदू मुस्लिम मतभेदों को सुलझाना था। अगला क्वेश्चन है मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या है। मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत को कोशिका क्रिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सामान्य कीन्सवादी मॉडल में साम्य अवस्था की विशेषता किसकी समानता द्वारा बताई जाती है। तो देखिए ऑप्शन 4 हैं आपके सामने, 5 सेकंड का टाइम बताइए। ऑप्शन ए नियोजित बचत एवं नियोजित निवेश दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा में निम्नलिखित में से क्या अधिकतम मात्रा में रहता है। अम्लीय वर्षा में निम्नलिखित में से क्या अधिकतम मात्रा में रहता है। तो दोस्तों H2SO4 ऑप्शन डी इस सवाल का आंसर आएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अर्जुन पुरस्कार 2019 प्राप्त करने वालों में से नहीं है। ये आप यहां पे बता सकते हैं, 4 ऑप्शन। इस प्रकार से क्वेश्चन ये बन सकता है दोस्तों। ये 2015 का है, इसको छोड़ देते हैं। 3 क्वेश्चन हमने 2015 से लिए हैं यहां पे। जिस समय भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों। ऑप्शन ए एटली दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वैदिक साहित्य की रचना किस काल में हुई। तो दोस्तों वैदिक साहित्य की जो रचना है वो 2500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व के मध्य हुई। अगला क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था की मूल समस्याएं क्या हैं, बताइए। तो दोस्तों ऑप्शन बी अर्थव्यवस्था की मूल समस्या है क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन के बारे में निर्णय करना है। और आखिरी क्वेश्चन दोस्तों महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण दोस्तों पल्लव शासकों ने करवाया था। ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का मॉक टेस्ट। आपको ये कैसा लगा और आपने कितना स्कोर किया। 3 क्वेश्चन, ओनली 3 क्वेश्चन हमने 2015 से लिए हैं। तो आप बाकी के अपने बताइए कितना आपने स्कोर किया है। 97 में से आपने कितना स्कोर किया है दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी प्रकार के वीडियोज के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।